किसी के सामने है, जो कि है नतीजों का पूर्वानुमान। और 4 तारीख को आएंगे नतीजे सबके सामने। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात, 367 सीटों के साथ एनडीए मजबूती के साथ डटी हुई नजर आ रही है। तो 140 सीटें एग्जिट पोल में खाते में पहुंची हैं इंडिया अलायंस के। कई मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये चुनाव, और आज चुनावी महायज्ञ में अंतिम आहुति दी गई थी। यानी कि 7 चरणों का जो चुनाव था वो संपन्न हो चुका है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, और उससे पहले आई ये एग्जिट पोल के नतीजे, जिसमें दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और जो सुपर एग्जिट पोल है वो एनडीए को मजबूती के साथ रख रहा है दिल्ली में। अलायंस जो है वो नाकाफी नजर आता है और अन्य के खाते में शून्य गई है। ये है दिल्ली की तस्वीर। कुछ ऐसा ही बंगाल में भी नजर आ रहा है। बंगाल में जहां तक आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल 26 से 31 सीट एनडीए को दे रहा है, तो दूसरी तरफ अलायंस के खाते में बहुत कम और शेयर 3% टीएमसी का घटता हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी का गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए पश्चिम बंगाल की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, और पश्चिम बंगाल की ये सीटें बीजेपी को, एनडीए को मजबूती के साथ दिखा रही हैं। और इसी के साथ अलग अलग राज्यों में जो स्थिति है वो काफी हद तक अब साफ होती हुई दिखने लगी है। संजय कृष्णा जी के पास जाते हुए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कृष्णा जी, कुल मिलाकर कोशिशें तमाम हुई, लेकिन तमाम कोशिशें उतनी पर्याप्त नहीं थी कि अपने लिए एक मजबूत आंकड़े को इकट्ठा किया जाए। एग्जिट पोल कम से कम आज यही दर्शाते हैं, अगर ये 4 जून को नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो। ये एग्जिट पोल तो एक ट्रेलर है। पिक्चर तो रिलीज होगी 4 जून को, और ट्रेलर अपने आप में ये बता रहा है कि कितनी जबरदस्त जीत बीजेपी और एनडीए की होने जा रही है। हम तो कई टाइम से इस पर, जब से चुनाव चल रहा है तब से हम लोग ये कहते ही चले आ रहे हैं कि बीजेपी अपने पुराने परफॉर्मेंस को कमतर नहीं करने जा रही, हमेशा इस बार बढ़ा के ही आने वाला है, उससे कम नहीं होने जा रहा। मैं गौरव जी की बात पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा था अभी कि ये एग्जिट पोल एक साजिश है जो बीजेपी ने कराया है। तो मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि साजिश कोई क्यों करता है? आज के डेट में साजिश करके एग्जिट पोल निकाल के बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है? 4 दिन वो खुश रह लेंगे, उससे क्या हो जाएगा उनको? रिजल्ट अगर उनको नहीं मिलता तो ये एग्जिट पोल में साजिश करने से क्या फायदा? अगर उनको साजिश करना ही है तो फिर तो वो साजिश करेंगे रिजल्ट के लिए ना। चलिए, बीजेपी आपके नजर में 4 दिन खुश रहना चाहती है, आप मेरे ख्याल से आप भी 4 दिन खुश रहना चाहते हैं, सोच के कि नकार के कि नहीं ये गलत है, ये जब सारा एग्जिट पोल जो है सही नहीं है, रिजल्ट के वाले दिन हम आगे आ जाएंगे। तो अब ये वही वाली बात है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है गालिब। तो ठीक है। बस यही है कि ये जो आज हुआ है ये हमारी उम्मीद से भी थोड़ा बढ़ के ही है। हम तो पुराने 2019 के परफॉर्मेंस के ऊपर ही टिके हुए थे कि इसके आसपास ही रहेगा, इससे थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन अभी देखिए जितने भी सर्वे हैं, जहां भी आप किसी भी अलग अलग चैनलों के, सबने सर्वे करा रखे हैं, तो कहीं भी 330 से 380 390 तक का बीच का एक आंकड़ा बनता है। तो एक मोटा मोटी फिगर पकड़ लेते हैं कि कहीं ना कहीं 350 का आंकड़ा बनेगा। तो ये पिछले साल से तो बेहतर ही परफॉर्मेंस हुआ ना। ठीक है गौरव चाचा साहब, इस पर आप बोलना चाहते हैं कुछ? ये अभी भाई साहब कह रहे थे कि बढ़ा के एग्जिट पोल में ऐसे दिखा के क्या मिलेगा। ये हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं विपक्षियों का, ताकि काउंटिंग वाले दिन मतदान स्थल पे हमारे नेता सतर्क ना रहें और ये कहीं ना कहीं धांधलेबाजी कर लें। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता कार्यकर्ता सबको कह रहा हूं, सबको नेता कार्यकर्ता सबको कहना चाह रहा हूँ, नहीं हम कहीं से भी नहीं, मनोबल सबका बेस्ट है, हम कहीं भी चूक नहीं देना चाहते। जानती हूँ, हम इनके झांसे में नहीं फंसना जितना चाहते। आपके नेता को जानती हूँ वो किसी के झांसे में नहीं आते। मैं राहुल गांधी को इसमें एक्सेप्शन मानती हूँ, मैं इसमें राहुल गांधी को एक्सेप्शन मानती हूँ। क्योंकि मैं ये क्यों कहती हूँ, क्योंकि बड़ी चर्चा चल रही है 2 लड़कों की जोड़ी। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि वो 2 लड़कों की जोड़ी अखिलेश यादव राहुल गांधी है या फिर तेजस्वी और राहुल गांधी है। मैं इसी में बड़ा कंफ्यूज हूँ। तो अगर अखिलेश किसी के झांसे में है तो इस वक्त वो राहुल गांधी के हैं, बाकी तो वो किसी के झांसे में नहीं आते, ना उनका मनोबल कम होता है। देखिए, नहीं ग्राउंड लेवल पे जो हमारी टीम लगी हुई है, नेता कार्यकर्ता जो हैं, उनके मनोबल की बात कर रहा हूं। हम कहीं भी इनके झांसे में आने वाले नहीं है। आप देख लीजिएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। अच्छा, हामिद हुसैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर विजय जी आपके पास आती हूँ। बात है ये, इस तरीके से कार्यकर्ता का मन तोड़ना होता तो वो बहुत पहले तोड़ चुके होते, पूरे इलेक्शन के पहले तोड़ते। अभी मन तोड़ के उनको
शायद 0.01% का भी फायदा ना मिले। इतना भी मैनिपुलेटिंग नहीं हो ठीक सकता, इतना भी फिर आप इलेक्शन ठीक है कमीशन सर पे जी, शक कर रहे हैं कि इलेक्शन क्विकली कमीशन जरा जो है बात सही। करेंगे, अलग अलग स्टेट्स पर मुझे बात करनी होगी। हामिद हुसैन साहब, दिल्ली में अगर एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि एक सीट के नुकसान की संभावना है, वरना 7 की 7 फिर से क्लीन स्वीप, तो ये माने कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका साथ जनता को पसंद नहीं आया? क्योंकि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने वाली सबसे पहले कांग्रेस थी, उसके बाद उसी को डिफेंड करती हुई अलग अलग डिबेट्स में और मंचों पर नजर आई, और फिर अलायंस का बड़ा हिस्सा। नहीं, भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा जरूर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार जो मुद्दे पे बीजेपी उसमें सफल नहीं हुई। इसमें रादर उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस आया वो उसमें उजागर किया कि आप बीजेपी किस तरह से 9,000 करोड़ रुपया किस तरह से आत्मसात किया है, और जैसे जो भ्रष्टाचारी लोगों का जो भी दिल्ली कंपनी जो है जो गलत काम करते हैं उनको ईडी फंसाया। सरकार दिल्ली जी, के मुझे मुद्दों बताने में, दीजिए, प्लीज। दिल्ली मुझे में जहां मिनट पर में है आप मैसेज। आम आदमी पार्टी के साथ हैं, पंजाब में आप उनके साथ नहीं हैं। मैंने स्पेसिफिकली दिल्ली को लेकर बात की सर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें अगर ये एग्जिट पोल में जो संभावित नजर आ रहा है ऐसा है, तो मतलब आपका और आपका साथ पसंद नहीं आया ना लोगों को? मुझे कहने दीजिए, पहली बात तो बिल्कुल एग्जिट पोल को बिल्कुल ही कतई नहीं मानता हूं मैंने आपको बताया। दूसरी बात यह है जो कारण उन्होंने अच्छा, बताया दिल्ली में अपने क्या गौरव पा में, रहे हैं उसके फिर ऊपर आप? मुझे जोड़ना। दिल्ली में क्या पा रहे हैं? कहने दीजिए प्लीज। दिल्ली में हमारी 4-5 सीटें आई। 4-5 सीटें आपकी? क्योंकि लोग केजरीवाल को जिस तरह से आपने अरेस्ट किया, जिस तरह से, नहीं कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं कि फांसी में चढ़ा दीजिए कोई अगर गलत काम कर रहा है तो, लेकिन अच्छा। कन्विक्शन से होने पहले आप नहीं कह सकते कि ये दोषी है नहीं दोषी है। ये मीडिया आपको ट्रायल नहीं हो सकता है, कोर्ट जजमेंट देगा, कोर्ट जो भी करेगा उसको करेगा। लेकिन आज इलेक्शन का टाइम है, टाइम चुन करके उससे पहले किसी तरह से इलेक्शन में ना आया केजरीवाल साहब, उसके लिए करना क्या जरूरी था? पहले कर सकते थे, बाद में कर सकते थे। टाइमिंग का मैं सवाल करता हूं, टाइमिंग में इंटेंशन छुपा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात जो है मैं बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ने उजागर किया, जो पेरिसो ड्रोन जो आपने खरीदा है उसको देखिए क्या रेट पे खरीदा है, दूसरे तो उसके क्या रेट खरीदते हैं। इजिप्ट ने क्या रेट पे खरीदा है, यूए ने क्या रेट पे खरीदा है, राफेल किस रेट में खरीदा गया, ये अलग बात है कोर्ट में क्या फैसला होता है, बट रेट तो बहुत डेढ़ा दुगना करके खरीदा गया है ना। ये बहुत करप्शन का बहुत बड़ा मामला है। रोड जो है द्वारका रोड का आपका करप्शन, जो सीएजी ने कहा कि 5 टाइम्स उसका रेट ज्यादा है, तो करप्शन, आयुष्मान करप्शन, हर जगह करप्शन है, करप्शन तो मुद्दा है ही। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, अभी मेरी बहन कह रही थी कि ये जो आंकड़े जो हैं ये वजह से हैं, और अगर आंकड़े चेंज होंगे तो वजह बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन आप बताइए, ग्राउंड रियलिटीज क्या है? आप सब जानते हैं कि यूपी में बाउंस बैक किया है इंडिया अलायंस ने, और सबकी रिपोर्ट ऐसी है कि जिस तरह से दो भाई जो कह रहे हैं, दो युवक जो बोल रहे हैं, वो डेफिनेटली वहाँ यूपी में उसके लिए राहुल गांधी के लिए, अखिलेश के लिए कह रहे हैं, उनकी जोड़ी बहुत अच्छी हुई है। और लोगों को ये पता चला योगी जी का गढ़ है, मोदी जी का गढ़ है, वहां पर अगर हमने शेर लगाया तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि 35 से 40 सीटें इंडिया अलायंस को आनी चाहिए। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के लोग बिल्कुल त्रस्त है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी तो दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है सर। दिल्ली की जनता जो है पानी की कमी से त्रस्त है फिलहाल, तो कम से कम यही है। और दिल्ली वालों की फिलहाल तो यही स्थिति है। भले ही केजरीवाल ये कहते रहे हो कि पानी की समस्या को हम दूर कर देंगे, आज कहते हैं कि भाई हमको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो पानी कहाँ से लेकर आए? ठीक है हुसैन साहब, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ विजय जी, आपसे भी जवाब दूंगी, फिर अदिति मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताऊं कि भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से हमने एक सवाल पूछा द जेसी शो के दौरान। हमने उनसे ये पूछा कि अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि इंडी गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो क्या ये सारा विपक्ष देश को एक स्थायी सरकार दे सकता है? इस पर उनका जवाब क्या रहा, वो जरूर सुनिए। सर, तो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो क्या ये सारा विपक्ष देश को एक स्थायी सरकार दे सकता है? बहुत मुश्किल है इसमें। कारण क्या है कि आम आदमी को भरोसा नहीं हुआ अभी तक इस बात पे कि विपक्ष सरकार चला पाएगा। अब कॉन्स्पिरेसी सर्कमस्टांसेस हो सकती है कि आंकड़े ऐसे बने जो अमित शाह ने कहा भगवान ने करे एक पल के लिए ऐसा हो जाए तो बात अलग है, बाकी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और सबसे बड़ा चैलेंज इसके लिए ये है विपक्षी एकता के लिए, दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज कंट्राडिक्शंस ऑफ देयर ओन पार्टी, इंटरनल पॉलिटिक्स जो वहाँ पे होगी, तो बहुत मुश्किल है उनका स्थायी रहना या उनका सरकार चला पाना। एक्सेप्शन हो सकता है जो जयराम रमेश कह रहे हैं 2004 में हमने चलाया था, वो हालात डिफरेंट थे, अभी हालात डिफरेंट हैं।
कि मैंने आपसे पहले कहा ना, उसमें सामने नरेंद्र मोदी नहीं था। अब अगर आप सरकार बना भी लेते हैं तो सामने नरेंद्र मोदी खड़ा है देखने के लिए। तो इसलिए जो है मुश्किल है विपक्षी एकता का होना, सबका सहमत होना इज़ डिफ़िकल्ट। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। विजय जी, आपका जवाब लेना चाहूंगी और इसी स्थायी सरकार वाले पर आपका टेक, क्योंकि फिर भी मैं वही कह रही हूँ विजय जी। हाँ, हुसैन साहब आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी हाँ, इस पे बिल्कुल मैं कमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे किताब लिखी है तो मैं जानता हूँ इसमें। देखिए, जो आपका पहले प्री अलायंस जो होता है, प्री अलायंस में जो पार्टी बड़ा एमर्ज होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट बाउंड है उसको इनवाइट करने के लिए। मान लीजिए इंडिया अलायंस की अगर मेजोरिटी होती है और एनडीए की कम होती है और ऐसी सिचुएशन आता है कि बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आता है, तो भी इंडिया अलायंस को इनवाइट करना पड़ेगा, क्योंकि प्री अलायंस पार्टी को ग्रुप को बुलाना पड़ता है। पहली बात, आपने कहा कि वाजपेयी जी का इमेज जो है कम से कम मोदी जी से बहुत ऊंचा है। जब वाजपेयी जी तब यूपीए 1 और यूपीए 2 हमने चलाया, क्यों नहीं चलाएंगे? अभी देश में क्या समस्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश को कैसे चलाना है, संविधान को कैसे बचाना है, गरीबों को उद्धार करना है, फार्मर्स को उद्धार करना। तो बड़े जो इश्यूज होते हैं जब होते हैं तो छोटी छोटी जो है डिफरेंसेस जो होते हैं, टिपल्स होते हैं, ये सॉर्ट आउट हो जाता है। मेरे ख्याल से हम लोग सरकार चला पाएंगे, अच्छी तरह चलाएंगे। ठीक है, विजय जी अपनी बात पूरी करेंगे। जी, मैं हामिद जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये मोगेरी लाल के सपने देखने जैसी बात है कि सत्ता में आएंगे। आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते हो, सच्चाई देखना नहीं चाहते हो, आप तो सपनों की दुनिया में रहना चाहते हो। अब इन्होंने 2-3-4 आरोप लगाए, वैसे तो इलेक्शन गुजर चुका, तो ये एक तो मीडिया के ऊपर जो इनके मनमाफिक जवाब कोई कुछ काम ना करे वही गलत। अगर न्यायालय से इनको किसी तरह का कोई इनके अनुरूप कोई आदेश नहीं आता है तो न्यायालय के ऊपर 1 मिनट के ऊपर उंगली उठा देते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर, मीडिया के ऊपर कोई एक संस्था बताइए जिसके ऊपर ये उंगली उठाते ना हो, क्योंकि अपने आप का संविधान से ऊपर समझते हैं। इंदिरा गांधी ने किस तरह से आपातकाल लगाया सबको पता है। अब इन्होंने की बॉन्ड की बात, आप मुझे बताइए 20,000 करोड़ का बॉन्ड था जो जारी हुए टोटल, उसमें 16,000 करोड़ तो आप डकार गए, आपके इंडी गठबंधन के नेता डकार गए। एक स्टेट में सरकार 1600 करोड़ लेके बैठे हो आप। हमारी 303 एमपी थे, हमारी 11 स्टेटों में सरकार थी, आप आंकड़े निकालिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। अब आप केजरीवाल जी की बात कीजिए, केजरीवाल जी को 9 समन भेजे गए थे, क्या वो पैसे लेने के लिए? ठीक है, कोई नहीं विजय जी, वो तो आप ठीक है, वो अपनी राहत को एक्सटेंड करने के लिए फिर से कल जा रहे हैं, उसको लेकर वो मांग करेंगे। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। विजय जी जरा रुकिएगा। ठीक है हुसैन साहब प्लीज रुकिएगा जरा। आदित्य आपके पास आते हुए, क्योंकि अब मैं कुछ पॉइंट्स को बहुत प्रिसाइसली समझना चाहती हूँ। नैरेटिव हुआ, नैरेटिव क्या हुआ? विरासत टैक्स आएगा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका मंगलसूत्र, आपका 4 घर का मकान है, 2 कमरे छीन के दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद ओबीसी में 4% का आरक्षण, रिजर्वेशन का एक बड़ा मुद्दा रहा, दे दिया जाएगा। अगर ये एग्जिट पोल और ये नंबर्स करेक्ट हैं तो मतलब ओबीसी हो, SC ST हो, मुस्लिम फैक्टर हो, महिला फैक्टर हो, XYZ सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए और वो ये नंबर्स में सीट में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम राहुल गांधी का अब क्या? बीजेपी तो प्लस में नजर आ रही है इन एग्जिट पोल्स में, राहुल गांधी का क्या? फिर से एक बार शुरुआत, प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक ऐसा स्टार्टअप है जो लॉन्च ही नहीं हो रहा है। और अब ये बात बहुत पुरजोर तरीके से देखिएगा, अगर फिर मैं कहूँगी मैं सारी बातों से शुरुआत में, अगर ये एग्जिट पोल के आसपास प्लस माइनस हम सच मान रहे हैं तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा और बहुत अस्तित्व में बहुत लोगों की सर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व पर सवाल, अरविंद केजरीवाल। अब राहुल गांधी फैक्टर की बात की, पहले उस पर कर लेते हैं। देखिए, सबकी मेहनत का अलग अलग तरीका होता है। अब नरेंद्र मोदी का बेंचमार्क अलग है, लेकिन उसके सामने ये कहना कि राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की गलत होगा। राहुल गांधी ने अपनी इमेज बिल्डिंग पे बहुत जबरदस्त काम किया। राहुल गांधी पैदल भी चले, राहुल गांधी ने यात्राएं भी करी, राहुल गांधी ने तमाम तरीके की बात की। लेकिन ये कहना कि बार बार रिलॉन्चिंग हो रही है और नहीं पैराशूट ऊपर उठ पा रहा, ये बहुत प्रबल तरीके से उनके ऊपर एक सवालिया निशान हो जाएगा, क्योंकि चेहरा तो वही थे। चाय पे किसके साथ अलायंस करना है, कौन सी किसको टिकट देनी है, वो कितने बैक ऑफ द सीट रहे, लेकिन चेहरा तो वही थे। और एक बात आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था मैं सिस्टम में पैदा हुआ हूँ, सिस्टम मुझसे छुप नहीं सकता। जब दादी पीएम थी मैं घर में था, देखता था, समझता था, पिताजी पीएम थे। इन सारी बातों पे उनकी मेच्योरिटी धीरे धीरे झलक रही थी। लेकिन फिर इन नतीजों के साथ ये आएगा कि शायद लोगों में 0 एक्सेप्टेंस है। तो या तो आप राहुल बदलें,
प्रियंका को आगे लाएं, या फिर कुछ और ही करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी के कल्ट के सामने शायद अब किसी को उस लेवल तक का बनने के लिए, मुझे लगता है अब ऐसी स्थिति में तो जन्म ही लेना पड़ेगा नया। दूसरी बड़ी बात है कि कोई एक ऐसा मुद्दा विपक्ष खड़ा नहीं कर पाया स्थायी, जिसका मानस पटल पर जनता के काम। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे आप वो कह दें कि राजनीति के वो महाशय हैं, कि उन्होंने तुरंत कह दिया कि तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, और लोगों को इसका इम्पैक्ट हुआ। ये कहा कि तुम्हारे ओबीसी में से धर्म के नाम पर आरक्षण हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हुआ। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दों का इम्पैक्ट सीधा। और फिर ये कि विरासत टैक्स, तुम्हारे जितने पिताजी के पास है 45% तुम्हें सरकार को देना पड़ेगा। ये इसका मतलब तो यही है कि नरेंद्र मोदी की हर एक बात पर आंख मीच कर जनता विश्वास करती है, पहला। और दूसरा, जब ये सबका साथ सबका विकास करते हैं ना, इसका मतलब कि मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग जो लाभार्थी हैं, जो लाभार्थी वोटर कन्वर्ट हुए, उन्होंने भी वोट किया है। और एक और बात, जैसे अभी गौरव जी बोल रहे थे कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है, ये अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। हम इन आंकड़ों के साथ ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस 50-60, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सरकार ही इंडिया गठबंधन की बनेगी। ये आपको मतलब कैसे इतना कॉन्फिडेंस पार्टी कहती है, या आप लोगों में है, या आपको पार्टी लाइन पे चलना है, या क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता। धरातल पे हमने देखा है, और एंटी इनकम्बेंसी, नहीं, आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी 250-300 के करीब होगी, पर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ही हम बना रहे हैं। हमने जनता के असल मुद्दों की बात करी, उसको ग्राउंड लेवल तक लेके गए। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी, पेपर लीक की समस्या, गड्ढे की समस्या, सांड से रोज उत्तर प्रदेश में मौत हो जाती है, किसी की आय दुगनी नहीं हुई किसान की। तो ये सब मुद्दे थे। लेकिन चलिए पूर्णिमा, मुझे लबोलुबाब ये है, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार, इसमें जो शो हो रहा है कि नहीं बन रही है, तो क्यों नहीं बन रही, उस पर चर्चा हो रही। आप इस पर भी चर्चा करिए, इंडिया गठबंधन की बन गई है तो क्या क्या अच्छे पॉइंट आए होंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे। अगर ये आंकड़े ऐसे होते ना, बिल्कुल करते, तब हम इसी पर चर्चा कर रहे होते। हम ठीक है, राजस्थान का जिक्र कर देती हूँ। है। ठीक है, मैं आपकी सहूलियत के लिए राजस्थान का जिक्र कर देती हूँ। राजस्थान में 2 से 5 से 6 सीटें जा रही हैं, और ये 10 साल में पूर्णिमा इतिहास होगा कि कांग्रेस पार्लियामेंट चुनाव में वापस आएगी। बीच में उपचुनाव हुए तो आई थी, तो ये 10 साल में होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताती हूं, बीजेपी का कैंडिडेट सिलेक्शन सही नहीं था। बीजेपी ने चूरू से सांसद की टिकट काटी, उसका बाउंस बैक है। तीसरी बड़ी बात है, जाट बैलेंस नहीं हो पाए। चौथी बड़ी बात है कि मीणा वोट बैंक, गुर्जर वोट बैंक ने घर वापसी करी। और सबसे बड़ी बात है इंटरनल फाइटिंग। ये तमाम चीजों के चलते मैं आपको बता रही हूं। लेकिन अदिति, ये जो टिकट्स काटे गए, ये जो नए चेहरों को लेकर गए, इसके पीछे तो स्ट्रैटेजी क्लियर थी ना, कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का स्कोप है तो उसको पहले खत्म कर दो। देखिए, अब ये है ना, स्टेट टू स्टेट, 7 सीटें दिल्ली में से 6 टिकटें बदल दी, कट गई। अब आप वो जो जीतते आए, लेकिन राजस्थान एक अलग तरीके का स्टेट है। राजस्थान में देखिए, आप जैसे चूरू के सांसद हैं, उनकी टिकट कटी, राहुल कसवा। उनके पिताजी यानी 35-40 साल से उनके पूरा खानदान उस पर कर रहा था, और उनकी जमीन, उनके हिसाब से जमीन पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। उनकी टिकट किसी व्यक्ति विशेष के चलते काटी गई, उन्होंने बाउंस बैक किया और उसका इंपैक्ट हुआ। आप देखना होगा, चूरू हारते जीतते हो बात अलग है। ठीक वैसे ही हनुमान बेनीवाल फैक्टर, ठीक वैसे ही, अब मैं आपको बताती हूँ, आपने केंद्रीय मंत्री का नाम सुना होगा, कैलाश चौधरी। केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उनको टिकट नहीं देनी थी, उनको टिकट दी गई। वो अभी तीसरे नंबर पर नजर आ रहे थे एग्जिट पोल से पहले जब तो बेसिकली चयन गलत हुआ। दूसरी बड़ी बात है कि अभी जो नई सरकार बनी उससे थोड़ा किक कम है। पहले वसुंधरा राजे का चेहरा था, बहुत ज्यादा वो रहता था, क्राउड पुलर थी, वो किक कम है। प्लस इंटरनल फाइटिंग, ना किरोड़ी लाल मीणा ने ढंग से काम किया, ना वसुंधरा राजे घर से निकली, तो बहुत सारे लेकिन कुल मिलाकर अदिति, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो ये तो बताते हैं कि बीजेपी ने कुछ तो ऐसा किया है कि जनता का भरोसा उम्मीदों के बाद कायम नजर आता है। बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए घुटने पे आकर कि 543 सीटों पर जो जादू चला है, अगर ये सच है तो वो नरेंद्र मोदी है। किसी एक चीज पर जादू नहीं चला, ये नरेंद्र मोदी का जादू है, अगर ये आंकड़े सही है। ठीक है, जल्दी से मैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमने भारत 24 के CEO और एडिटर इन चीफ से एक सवाल पूछा,
देसी शो के दौरान, और हमने उनसे ये पूछा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सच्चा या झूठा गठबंधन केवल 4 जून तक है और इसके बाद जो विपक्षी दल हैं वो अपनी हार के लिए क्या एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे। उस पर उनका टेक क्या था, एक बार वो भी सुनिएगा। सर, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो सच्चा या झूठा गठबंधन सिर्फ 4 जून तक का है, उसके बाद तमाम विपक्षी दल एक दूसरे को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराएंगे। हाँ, इंटरेस्टिंग, मे बी राइट। क्यों कहेंगे तुम्हारे कारण से हम वहाँ आ रहे, उसके कारण से हम यहाँ हमारे पंजाब में तुम्हारे कारण से आ रहे हैं, ऐसे कारण से आ रहे हैं, क्रॉस जो होता है। ये बात तो सही है, और कई बार कहा भी है विपक्षी दल के कई घटकों ने, मैंने सुना आपस में कहा भी है कि यार अभी रुक जाओ ना 4 जून तक, 4 जून को बात करेंगे। तो ये बहुत संभव है कि भले बीजेपी किसी भी नंबर पे आ जाए, पता लगा सरकार बनाने वाले कोई नहीं, अगेन बीजेपी के अलावा पता लगा 150 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष में 150 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे सरकार बनाने के लिए, और फिर सब लोग कह रहे हैं मोदी जी को भी आप ही आइए, कोई बात नहीं, सीटें कम रहेगी, एक पल के लिए मानेगी, भाई आपके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उल्टा मनहार हो रहा है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नाते इन्विटेशन तो वैसे ही मिलेगा, वो तो पहले बात हो चुकी है दैट वे जो है। तो विपक्ष की हालत ठीक नहीं है, और एक नया विचार मेरे दिमाग में आया है कि कोई बड़ी बात नहीं है, विपक्ष कुछ नंबर ले भी आए तो सरकार भी बना पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, एग्जिट पोल अपने नतीजे, अपने जो पूर्वानुमान है नतीजों के, वो सामने रख चुके हैं, जिसमें बीजेपी एनडीए मजबूती के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और जाहिर है अब इंतजार करना होगा 4 जून की तारीख को, जब लोकतंत्र के महापर्व के नतीजे हर किसी के सामने होंगे और जनता का जनादेश भी सर पर होगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के, हर एक पॉलिटिकल पर्सन के।